सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले राजनीतिक खबरों पर चर्चा। भोपाल से एक बड़ी खबर है। उमा भारती का एक ट्वीट सामने आया है। सोशल मीडिया पर जो लिस्ट वायरल हो रही है उसे लेकर उमा भारती ने सफाई दी है। केंद्र और राज्य के नेताओं से उम्मीदवारों पर चर्चा की है। उमा भारती की तरफ से लिखा गया है, एमपी की सभी 230 विधानसभा उम्मीदवारों पर चर्चा की गई है। मुझे कोई सूची लिखकर देने की जरूरत नहीं है। मेरी चर्चा में नाम भी शामिल रहे हैं। बीजेपी का हर उम्मीदवार मेरा है। सोशल मीडिया पर उमा भारती का वीडी शर्मा को लिखा हुआ एक पत्र भी वायरल हुआ था। लेटर में 19 सीट पर समर्थकों के लिए टिकट मांगे गए थे और कुछ और नाम अगली सूची में भेजने की बात भी इस लेटर में लिखी गई थी। उसके बाद उमा भारती की तरफ से ये सफाई ट्विटर के जरिए दी गई। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं लेटर की, वो 19 उम्मीदवारों की सूची भी, जो कि ये कथित तौर पर सामने आया था कि उमा भारती की तरफ से भेजी गई है वीडी शर्मा को, ये कहते हुए कि इन्हीं प्रत्याशियों को टिकट दिया जाना चाहिए। लेकिन इस वायरल होते हुए पोस्ट को उमा भारती ने भी संज्ञान में लिया। उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे इस तरह से लिस्ट भेजने की कोई ज़रूरत है क्या, क्योंकि मेरी लगातार केंद्र के नेताओं से और राज्य के नेताओं से भी बातचीत चल रही है। इसे लेकर कुल मिलाकर ये कहा है कि जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा वो भी मेरे ही उम्मीदवार होंगे, क्योंकि बीजेपी से आते हैं। तो ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। 230 विधानसभा उम्मीदवारों पर विचार किए जाने को लेकर वो पहले से ही बातचीत कर रही हैं। सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका भी हम रुक कर लेते हैं। शैलेंद्र, लगातार सियासी अटकलें कई चीजों को लेकर बढ़ती जा रही हैं। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भी जब उमा भारती मुखर होती हुई नजर आई, हो सकता था कि उस चीज का फायदा भी विपक्षी पार्टी उठाती, लेकिन अब एक और मुद्दा जिसे लेकर ये माना जा रहा था कि उनमें नाराजगी है। शैलेंद्र, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से कल एक सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हुआ था और उसमें लगभग 1 दर्जन से अधिक जो संभावित प्रत्याशियों के नाम लिखे गए थे और उनके लेटर हेड पर यह पत्र था और उसमें लिखा गया था कि इन नामों पर विचार किया जाना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नाम वो पत्र लिखा गया था, काफी तेजी से वायरल हुआ था और ये माना जा रहा था कि जिन लोगों के नाम उसमें उल्लेखित थे वो कहीं ना कहीं उमा भारती समर्थक ही सारे जो नेता थे वो उनके नाम थे उसमें। लेकिन जिस तरीके से उमा भारती ने खुद इस बात को लेकर सफाई दी है कि ऐसा कोई पत्र उनके दफ्तर से नहीं लिखा गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि ये बात सही है कि आला कमान से लगातार उनकी जो प्रत्याशी है, कौन प्रत्याशी कहां से हो सकता है, इसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है और जिन नामों का उल्लेख उस पत्र में किया गया है वो नाम भी चर्चा में शामिल थे। उन्होंने कहा कि मुझे अलग से कोई पत्र लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आला कमान से लगातार उनकी बात हो रही है। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से ये केवल एक स्पष्ट बात है कि जो भी प्रत्याशी होगा वो भाजपा का प्रत्याशी होगा, जो भाजपा का प्रत्याशी होगा वही मेरा प्रत्याशी होगा। अधिकृत तौर पर उन्होंने साफ तौर पर इसमें मना किया है कि इस तरह का कोई पत्र वायरल नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से जिस बात का आपने जिक्र किया कि पहले उन्होंने ये कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा में उनको नहीं बुलाया गया, या उसके पहले के भी तमाम जो बयान हम देखते हैं कि लगातार उमा भारती जो है वो अपनी सरकार पर कई बार निशाना साधती है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी भी बैकफुट पर नजर आती है और उनके इस बयानों को खंडन करने से भी पार्टी के कई दिग्गज नेता बचते भी हैं। हालांकि कई बार ये अक्सर ये भी देखने में आता है कि जब वो अपना बयान देती है उसके अगले दिन ही अपने बयान से वो पलट भी जाती हैं, या कहें कि यू टर्न करके वो कहती है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। और जिस तरीके से ये पत्र वायरल हुआ था उसको लेकर अब जब उनकी खुद की सफाई आ गई है तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष को जो एक मुद्दा ढूंढने का प्रयास कर रहा था उसको फिलहाल उन्होंने खत्म कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से जन आशीर्वाद को लेकर भी उनको सवाल उठाए थे तो कई बार ऐसा होता है कि वो सवाल खड़े करती है, लेकिन इस मामले में उन्होंने अब सफाई दे दी और साफ तौर पर ये साफ कर दिया है कि उनकी तरफ से कोई पत्र नहीं लिखा गया है। हालांकि ये उन्होंने एक बात जरूर कही है कि जो नाम इस पत्र में वायरल हो रहे हैं उन नामों को लेकर आला कमान से चर्चा जरूर हुई है। जी निश्चित ही देखने वाली बात अब ये कि किस तरह के नाम सामने आते हैं, प्रत्याशियों के कब तक की लिस्ट फाइनल होती है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल शैलेंद्र ये जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी भोपाल से मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी हुई। चुनाव अभियान समिति के पदाधिकारियों की नियुक्ति का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर जो लेटर चल रहा है उसे कूट रचित कांग्रेस की तरफ से बताया गया है। कांग्रेस ने सूचना जारी कर कहा है कि सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया के कथित लेटर हेड पर एक पत्र प्रसारित किया जा रहा है। इसमें चुनाव अभियान समिति के पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की बात की गई है। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करती है कि कांतिलाल भूरिया ने ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया है। ये पत्र और सूची पूरी तरह से असत्य है, कूट रचित है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से इस बात का खंडन किया गया। इस लिस्ट को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से ये बताया गया है कि कांतिलाल भूरिया के लेटर हेड के साथ ही जो पत्र वायरल हो रहा है वो कूट रचित है।
सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरों का खंडन करते हुए इस पूरी जानकारी को असत्य बताया है। सही कि शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, जैसा मामला उमा भारती के केस में, उसी तरह से कांग्रेस में भी हमने देखा एक सिलसिला सा चल गया है क्योंकि विधानसभा चुनाव है। शैलेंद्र, ये कोई पहला मौका नहीं है। चुनाव के मौसम में इस तरह के फर्जी पत्र जो है वो लगातार वायरल होते हैं और उसके बाद पार्टियां उन पर सफाई देती नजर आती हैं। कुछ इस मामले में भी कुछ इसी तरह का हुआ है। चुनाव अभियान समिति का जो संयोजक है या जो अध्यक्ष है कांतिलाल भूरिया को बनाया गया और उनके नाम का एक लेटर वायरल होता है और उसमें जो जिले हैं उनके जिला संयोजक और जिलाध्यक्ष की घोषणा कर दी जाती है, राजधानी भोपाल के लिए भी और दूसरे अन्य जिलों के लिए भी। तो ऐसे में वो कल जो पत्र है वो दिन भर वायरल होता रहा और कहीं ना कहीं बधाइयों का सिलसिला भी चल निकला था। लेकिन जब ये सूची तेजी से वायरल हुई और जब पीसीसी तक ये बात पहुंची तो उसके बाद पीसीसी की तरफ से एक इसका खंडन जारी किया गया। उन्होंने साफ किया है कि कांतिलाल भूरिया की तरफ से कोई भी लेटर जारी नहीं किया गया है, किसी भी जिले में कोई चुनाव अभियान समिति का जिलाध्यक्ष या संयोजक नहीं बनाया गया है। पार्टी ने प्रदेश स्तर पर किसी को कोई जिम्मेदारी अभी तक नहीं दी है। अभी बैठकों का दौर जारी है और बैठकों के दौर खत्म होने के बाद ही तय होगा कि कौन आदमी किस नेता को किस जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी फिलहाल उन्होंने कहा है कि जो जिलाध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष हैं या जो दूसरे सेक्टर अध्यक्ष है वो अभी पूरा चुनाव अभियान का काम संभाल रहे हैं। अभी राजधानी भोपाल में जिस तरीके से प्रदेश के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला हों या फिर जो सीनियर नेता है वो सभी अभी राजधानी भोपाल में, उस सबको लेकर तमाम जो पदाधिकारी उनके साथ बैठकों का दौर जारी है। अभी चुनाव अभियान समिति की राजधानी भोपाल में ही बैठकें चल रही है और किसी तरह की कोई नियुक्ति अभी कांग्रेस के द्वारा नहीं की गई है। इस बात का की पुष्टि जो है वो पीसीसी की तरफ से की गई है। तो जिस तरीके से चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में इस तरह की नियुक्तियों को लेकर पत्र लगातार वायरल होते हैं, क्योंकि हमने पिछले अगर सालों की बात करें तो कई बार तो प्रत्याशियों के नाम तक की सूची वायरल हो जाती है और बाद में पार्टी को उसका खंडन करना पड़ता है। तो इस मामले में भी कुछ इसी तरह का हुआ। तो चूंकि चुनावी साल है और ऐसे में इस तरह के जो पत्र हैं वो लगातार वायरल होते रहेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, ये जानकारी साझा करने के लिए। कांग्रेस की तरफ से कुल मिलाकर इस बात का खंडन किया गया है। भोपाल से अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की मैराथन बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। रणदीप सुरजेवाला और जितेंद्र सिंह बैठकें लगातार ले रहे हैं। 5 सितंबर तक पीसीसी में अलग अलग मोर्चों की बैठक होनी है। विधायकों से भी लगातार 1-to-1 चर्चा, टिकट की पहली सूची समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस जल्द ही पहली सूची जारी कर सकती है, इस तरह की भी संभावना है। 5 सितंबर तक कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मुलाकात कर सकते हैं और उसके बाद जल्द से जल्द सूची साझा की जा सकती है, ऐसी भी खबर। और अब बात करेंगे उज्जैन नगरी की। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सुबह उज्जैन में विशेष पूजन अर्चन करने वाले हैं। सुबह 9 बजे का वक्त बताया गया है जब महाकाल मंदिर में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। विशेष पूजा का आयोजन यहां पर, आपको बताएं कि प्रदेश में सूखे जैसे हालात हैं और इसी डर के चलते अलग अलग जगहों पर पूजा प्रतिष्ठानों का दौर शुरू हो गया और इसी सिलसिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं आज उज्जैन। महाकाल मंदिर में अच्छी बारिश के लिए पूजा अर्चना वो करने वाले हैं। सही, अजय पटवा उज्जैन से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। अजय, बारिश को लेकर चिंता हम देख ही रहे हैं पूरे प्रदेश में है, साथ ही साथ सीएम आज पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां वहां पर? जी देखिए, जब मध्य प्रदेश में बारिश का अकाल पड़ता है तो उसको लेकर जो है बाबा महाकाल के दरबार में सतत जो है पर्जन्य अनुष्ठान किया जाता है। यह पर्जन्य अनुष्ठान महाकालेश्वर मंदिर के पंडित पुजारियों और पुरोहितों द्वारा किया जाता है और इसमें जो है भगवान महाकाल से आह्वान किया जाता है कि प्रदेश में और देश में अच्छी बारिश हो, जिससे जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, उनको जो उनकी ज़मीनें हैं वो हरी भरी रहे। इसी को लेकर जो है भारी चिंता का विषय है, क्योंकि कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जो थमा हुआ है उसको लेकर अब सरकार भी चिंतित नजर आ रही है। और वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 9 बजे आने की संभावना जताई गई है कि 9 बजे शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचेंगे और ये पर्जन्य अनुष्ठान में शामिल होंगे। यहाँ पर 2 घंटे तक महाकालेश्वर मंदिर में वहाँ बाबा महाकाल के पर्जन्य अनुष्ठान में शामिल होकर अनुष्ठान को संपन्न कराएंगे और साथ ही भगवान महाकाल से प्रार्थना करेंगे कि भगवान महाकाल से ये प्रार्थना करेंगे कि साथ ही मध्य प्रदेश में जो सूखे का अकाल पड़ रहा है, ये भगवान महाकाल इंद्र देवता की मेहरबानी से पूरे देश में जो है और मध्य प्रदेश में बारिश का
जो है सिलसिला जारी हो, ताकि जो अन्नदाता हैं उनकी ज़मीनें जिसमें जो फसलें बोई गई हैं उनको हरा भरा हो सके। ऐसी चिंताओं को लेकर जो है प्रजनन अनुष्ठान किया जा रहा है और संभवतः 9 बजे तक जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुँचेंगे। जी, इंतजार रहेगा उन तस्वीरों का अजय जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी फिलहाल साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात निवाड़ी की करेंगे, जहां ओरछा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज पहुंचेंगे। श्री राम राजा लोक का भूमि पूजन करेंगे। जल जीवन मिशन की योजनाओं का भी भूमि पूजन आज करना है। कई सारे अन्य कार्यक्रम भी हैं। आपको ये भी बताएं कि राम राजा लोक 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा। प्रथम चरण में राम राजा लोक में फूड कोर्ट, दुकानदारों के विस्थापन, नए दुकानों का निर्माण, पार्क का निर्माण, साथ ही साथ मंदिर के आसपास को सुंदर तरीके से बनाया जाएगा। और बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। मालवा के नीमच से आज यात्रा का शुभारंभ होना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहुंच रहे हैं। कल चित्रकूट से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिरकत की और आज नीमच में राजनाथ सिंह का कार्यक्रम है। सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जन आशीर्वाद यात्रा। अलग अलग जगह अलग अलग केंद्रीय नेता इसका शुभारंभ करेंगे। आज नीमच के लिए खास दिन। जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज यहां से रक्षा मंत्री करेंगे। और छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में बीजेपी कांग्रेस के बीच घमासान चरम पर है। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंकड़ों और मुखड़ों के साथ साथ बघेल सरकार के खिलाफ आरोप लगाया है और इसके साथ साथ कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। लेकिन कांग्रेस के आरोप पत्र के 2 बिंदुओं को लेकर बीजेपी हमलावर है। पार्टी कांग्रेस को हिंदू विरोधी बता रही है। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे के हिंदू विरोधी बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस शुरू से हिंदू विरोधी रही है। जो वहां के मुख्यमंत्री के बेटे हैं उदयनिधि, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म मलेरिया, डेंगू और कोरोना जैसा है, इसको खत्म करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है और उसी कांग्रेस पार्टी की सोच की छत्तीसगढ़ में अगुवाई करने वाले कोई है तो भूपेश बघेल हैं। कांग्रेस पार्टी हिंदू द्रोह और पाप की राजनीति से गले तक डूबी हुई है। चाहे भूपेश बघेल जी कितना भी चेहरा लगा लें, उनका कालनेमी रूप इसके बाद सामने आ गया है। उनका ताड़का का रूप सामने आ गया है। कांग्रेस पार्टी का ये पूछना कि राम मंदिर बन जाने से युवाओं को नौकरी मिल जाएगी, ये इस देश के बहुसंख्यक समाज या ये हम कहें कि जन जन के मन में बसे हुए राम, गांव गांव की आत्मा में बसे हुए राम 2007 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि राम, सीता, हनुमान, वाल्मीकि के काल्पनिक किरदार हैं। इसलिए राम सेतु का कोई धार्मिक महत्व नहीं माना जा सकता। उन्हीं की नेता ने नागा साधु जो संसद पर प्रदर्शन करने जा रहे थे, उनको जनरल डायर की तरह गोलियों से भुनवा दिया गया था। कांग्रेस के नेता सुशील शिंदे ने ही हिंदू आतंकवाद शब्द का पहली बार इजाद किया था। पूरे विश्व ने जो मुस्लिम आतंकवाद माना है, उस पर से ध्यान भटकाने की कोशिश थी। और राहुल जी ने तो अभी 2014 में ही कहा कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा था 26/11 के हमले पर हिंदू संगठनों को जिम्मेदार ठहराया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, जो कि आजादी के समय से हिंदू विश्वविद्यालय है, उसमें हिंदू शब्द के ऊपर में कांग्रेस ने आपत्ति की थी। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का कांग्रेस ने विरोध किया था। हज पर सब्सिडी देती थी, परंतु अमरनाथ यात्रियों के ऊपर में टैक्स लगता था। और अब इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां हथियारबंद बदमाशों ने युवक की हत्या की है। पंडरीनाथ थाना इलाके के कबूतर खाना क्षेत्र की में ये पूरी वारदात, जहां शानू उर्फ रियाज नाम के युवक की हत्या कर दी गई। हवाई फायरिंग हुई, चाकूबाजी की गई, 3 युवक जख्मी हुए हैं। क्रिकेट खेलने के दौरान विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ा कि हत्या की वारदात में तब्दील हो गया।
और अब ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां गाड़ी पार करने को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बाद मारपीट हुई और उसका वीडियो भी अब सामने आया है। युवकों पर हमला करते हुए बदमाश भी साफ तौर पर नजर आए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जो कि सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रही हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को इन तस्वीरों के आधार पर गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की पहचान लगातार की जा रही है, तलाश लगातार की जा रही है। भोपाल से अगली बड़ी खबर है, जहां अवैध शराब पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। शराब से भरी हजारों बोतलों को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। तस्वीरें आप देखिए। आबकारी विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। आबकारी विभाग ने 1.5 करोड़ की शराब जब्त की थी। बीते दिनों हुई कार्रवाई के दौरान पकड़ी गई शराब को अब बुलडोजर चलाकर नष्ट किया जा रहा है। और अब मुरैना से अगली बड़ी खबर, जहां विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है। 12 देसी कट्टे हथियार बनाने का सामान जब्त हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध रूप से हथियार की फैक्ट्री यहां पर चल रही थी। सरायचोला थाना में गोपियापुरा गांव की पूरी घटना। आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई। छिंदवाड़ा की बात करेंगे। सरकारी अस्पताल की बिजली गुल हो जाने से 16 लोग लिफ्ट में फंस गए। लोग आधे घंटे तक इस लिफ्ट में फंसे रहे। इस दौरान एक युवक ने दरवाजे को ताकत से खोला और सभी को बाहर निकाला। 1 घंटे से ज्यादा समय तक बिजली चली गई। इसके कारण आईसीयू में भर्ती गंभीर मरीजों का इलाज भी टॉर्च की रोशनी में करना पड़ा। इधर दतिया में 2 नाबालिग को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामले में 3 आरोपी स्कूल से लौट रहे 2 छात्राओं को पहले एक रेस्टोरेंट में ले गए। रेस्टोरेंट में तीनों आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घर पहुंचने पर किशोरी की जानकारी देने के बाद परिजनों ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। आपको बताएं कि शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों पर केस दर्ज किया। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। अन्य 2 आरोपियों के नाम भी पुलिस को पता है। दोनों आरोपियों की तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। रेस्टोरेंट में ले जाकर बच्ची के साथ और उसकी सहेली के साथ गलत काम किया गया, जिस पर से थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। नामजद जो मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष जो 2 अज्ञात आरोपी थे उनके नाम क्लियर कर लिए गए हैं और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और मंदसौर के प्रसिद्ध भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ महादेव को 56 भोग चढ़ाया गया है। भगवान महादेव को फूलों से सजाया गया। कई तरह की मिठाइयां, व्यंजन, सूखे मेवे से बनी मिठाइयां, रबड़ी, बेसन चक्की, घेवर, बर्फी को 56 भोग के रूप में परोसा गया है। 56 भोग के दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु भी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं। भगवान पशुपतिनाथ को 56 भोग लगाने के बाद यहां महाआरती की गई। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। प्रदेश के कई जिलों